बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालुमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है और टॉपिक आप सामने वाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ISSB BMI एज लिमिट क्वालिफ़िकेशन। इस हवाले से बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस होते हैं, तज़ब्ज़ब का शिकार होते हैं स्टूडेंट्स, और उन्हें आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से इनके जवाबात पूछे जाएं। कभी मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, कभी व्हाट्सएप कर रहे होते हैं। मुझे खुशी है आप लोग क्वेश्चन करते हैं, एक शौक़ है, एक जज्बे आपके अंदर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे अलग से एक वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश की जाए। और स्टूडेंट्स जब आपस में चैटिंग कर रहे होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो काफ़ी कन्फ्यूजन मैं देखता हूँ पाई जाती है। तो इस हवाले से तो मैंने सोचा कि इनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैंने ये टॉपिक चूज़ किए। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ISSB से मुराद ये है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन सी रिक्वायरमेंट हैं ISSB की जो बुनियादी तौर पे ज़रूरी हैं। और बच्चों में अक्सर ये इब्हाम पाया जाता है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशनल लेवल क्या होना चाहिए, फ़िज़िकल मेजरमेंट्स क्या होनी चाहिए। तो इन तमाम क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए, तमाम चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज मैंने ये टॉपिक चुना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ISSB की जो कमीशन है कितनी किस्मों की होती है और उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहला कमीशन जिसे हम PC कमीशन कहते हैं, यानी कि परमानेंट कमीशन। तो इस कमीशन को जब आप आम तौर पे देखेंगे तो इंटरमीडिएट के बाद जो कमीशन आता है वो PC कमीशन कहलाता है। वैसे तो PC कमीशन हायर लेवल पे भी होता है, लेकिन जनरली हम देखते हैं जैसे आर्मी में PMA में जब आप अप्लाई करते हैं या TCC के लिए अप्लाई करते हैं लॉन्ग कोर्स के अलावा, तो ये परमानेंट कमीशन कहलाता है। इसी तरह दूसरी किस्म की जो कमीशनिंग है वो SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, और बाज़ जगह पे इसको DSSC यानी कि डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन भी कहते हैं। इन पे भी हम आगे जाके बात करते हैं। और तीसरी किस्म की जो कमीशन है वो है स्पेशल पर्पस शॉर्ट सर्विस कमीशन। सबसे पहले जब हम PC कमीशन को देखें, आर्मी में अगर आप देखें तो PMA में लॉन्ग कोर्स और TCC यानी कि इंजीनियरिंग जो कराते हैं, ये दोनों PC कमीशनिंग में आता है। और सबसे लेंथी जो पीरियड होता है वो सब इसी का यानी कि PC कमीशन का होता है। अगर नेवी हम देखें तो वो PN कैडेट होते हैं और इंजीनियरिंग ब्रांच होती है, और ये इंजीनियरिंग ब्रांच नेवी में PC कमीशनिंग में आती है। इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो FSC या आर्मी में FA भी हो सकता है। अगर PF की बात करें तो इसमें GDP यानी कि जनरल ड्यूटी पायलट शामिल हैं। इसी तरह GDP के अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियर्स जो हैं वो भी PC कमीशन का हिस्सा हैं। इसी तरह AD ब्रांच हो गया यानी कि एयर डिफेंस ब्रांच हो गई। इस तरह एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी ब्रांच भी PC कमीशन के ज़ुमरे में आती हैं। इनके अलावा भी हैं जो PC कमीशनिंग में आते हैं, और कुछ ऐसे PC कमीशन भी होते हैं जो इंटरमीडिएट के अलावा ग्रेजुएशन के बाद भी होते हैं। SSC और स्पेशल पर्पस शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये अगर हम देखें तो ये यहाँ कहाँ पे होते हैं, तो जब हम ग्रेजुएट कोर्स को देखते हैं तो इसमें BS हो गया, ग्रेजुएशन 2 साल की या 4 साल की करने के बाद आप SSC या SPSSC में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह जो BE है यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो करते हैं वो भी इसी में आती है। MBBS आपने देखी है, वो भी ग्रेजुएशन होती है बेसिकली, वो भी इसी में आता है। इसी तरह अकाउंट्स में अपीयर होने के लिए BBA है। इस तरह मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA हो गया, BS IT हो गया। तो बहुत सारे ग्रेजुएट कोर्स मैंने आपके सामने गिनवाए। तो इनकी बुनियाद पे आप SSC या SPSSC में अपीयर हो सकते हैं। अगर हम आर्मी, नेवी या PF में देखें कि ये कहाँ कहाँ पे हैं, तो जब आर्मी में देखा जाए तो इसमें DSSC की टर्म यूज़ होती है, तो वो डायरेक्ट कैप्टन और मेजर तक भी ले लेते हैं। इस तरह PF में अगर हम देखें तो एजुकेशन ब्रांच हो गई या मेडिकल ब्रांच हो गई। इस तरह नेवी में SSGN जो आजकल आया हुआ है नेवी में, ये भी SSC में आता है। एक और कमीशनिंग आपने देखी होगी ख़वातीन के लिए, वो है LCC यानी कि लेडी कैडेट कोर। ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन में आती है, यानी ये भी ग्रेजुएशन के बाद आती है। अब हम बात करेंगे एकेडमिक्स पे कि ये जो कमीशनिंग है 2 या 3 किस्मों की, इनमें क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी तालीम चाहिए। सबसे पहले PC कमीशन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट रिक्वायर है।
लेकिन ये वेरी करती है, आर्मी के लिए अलग, एयरफोर्स के लिए अलग और नेवी के लिए अलग। अब आर्मी में जो है FA FSC दोनों जो है अप्लाई कर सकते हैं, और नेवी और एयरफोर्स में FSC में फिजिक्स मैथ्स कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट्स हैं मार्क्स को देखा जाए तो 60% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए, और ये परसेंटेज मुख्तलिफ लिहाज से चेंज हो सकती है। जैसे अगर मालाकंड, दीर चित्राल, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान या बलूचिस्तान के कुछ इलाके फार फ्लंग एरियाज़ जो मतलब है पसमानदा इलाकों में आते हैं, तो वहाँ पे ये परसेंटेज 60% की बजाय 55% होती है। एक और आप तब्दीली जो आप देख सकते हैं कि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके FA FSC में 50% मार्क्स हैं लेकिन आपने बैचलर कर लिए और अभी भी आप उस लिमिट में यानी कि एज लिमिट में कि आप PC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपके बैचलर में 60% मार्क्स हैं तो फिर आपके इंटरमीडिएट में यानी FA FSC में 50% मार्क्स भी चल जाते हैं, यानी कि फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है FA FSC में वो 50% होगी। लेकिन शर्त यह कि आपकी बैचलर में फर्स्ट डिवीज़न हो। इसी तरह जो पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं तो वो भी अगर FA FSC में 50% मार्क्स होने लिए हैं तो वो एलिजिबल हैं। इसी तरह बैचलर अगर किसी ने किया तो उसके 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। BA अगर 2 साल के 23 साल तक PMA लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं PC कमीशन में, और अगर 4 साल का आपने बैचलर किया है तो फिर आपकी एज लिमिट बढ़ जाती है, 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो सोल्जर्स हैं आर्मी के वो 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन करते हैं कि फर्स्ट ईयर के बाद अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल बेटा आप कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के बाद भी अप्लाई किया जा सकता है PC कमीशन में PMA लॉन्ग कोर्स के लिए। तो लेकिन शर्त यहाँ पे यह है कि आपके फर्स्ट ईयर में जो है 65% नंबर होने चाहिए और आपने अपने प्रिंसिपल से, अपने इदारे से होप सर्टिफिकेट लेना होता है। अब बाद बच्चे बहुत से स्टूडेंट देखे हैं कि 62% 63% अप्लाई कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर में जिन्होंने नंबर लिया, लेकिन उनका कंप्यूटर के ऊपर रिफ्यूज़ हो जाता है, यानी कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रिफ्यूज़ हो जाती है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो 65% नंबर है। जो इंजीनियरिंग ब्रांचेज़ हैं या टेक्निकल ब्रांचेज़ हैं, चाहे वो एयरफोर्स की हों, एयरफोर्स में तो कंडीशनली आपको FSC होना चाहिए, और फिजिक्स मैथ जो ये मस्ट है इंजीनियरिंग ब्रांच में, और GDP के लिए। कुछ कमीशन ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यानी कि जैसे TCC है, टेक्निकल क्रेडिट कोर्स, और पाकिस्तान एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं। इसी तरीके से नेवी में भी इंजीनियरिंग ब्रांच है। तो इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं FSC में वो 65% मार्क्स हैं, और कैंडिडेट्स को ख्याल करना चाहिए कि जिनके मार्क्स बहुत ही लो हैं तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, कंडीशन पूरी कर लें, यानी कि इंजीनियरिंग के लिए 65% मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूवमेंट करें। और बेटा ये भी मैं बता चलूँ कि इंजीनियरिंग के लिए मेरिट की कंडीशन जो है ना बड़ी अहम है। अगर आपके सिर्फ 65% मार्क्स हैं, अप्लाई करें, अप्लाई तो आप कर देंगे, लेकिन फिर मेरिट में आप नहीं आएंगे, लो मेरिट हो जाएंगे। जिस तरह सिविल यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियर्स के जो मेरिट हैं बहुत हाई होते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी मेरिट लिस्ट बनती है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। इसी तरह SSC लेवल या स्पेशल पर्पस जो शार्ट सर्विस कमीशन है या DSSC में जो हायर एजुकेशन आपने कर ली है, तो जो आपकी परसेंटेज चाहिए जिसे हम CGPA कहते हैं, तो बेटा वो CGPA जो है वो CGPA 2.4 से लेके 4 तक होगी, यानी कि 2.4 से कम CGPA है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ये किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो या इंटरनेशनल कोई यूनिवर्सिटी हो, उससे आपने ये डिग्री लेनी है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपकी जो डिग्री है ये HEC से रिकमेंड होनी चाहिए, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से अप्रूव्ड होनी चाहिए। यहाँ पे ये बता चलूँ, जो नेवी में शार्ट सर्विस कमीशन है वहाँ आपके जो मार्क्स हैं 45% नंबर भी हैं तो आप मतलब एलिजिबल होते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में अगर 45% मार्क्स आपने लिए हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। आर्मी एजुकेशन कोर डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन में जो कैप्टन जाते हैं तो उसमें आर्ट्स में अगर आपकी सेकंड डिवीज़न है और रेगुलर आपने की है आर्ट्स में सेकंड डिवीज़न तो आप अपीयर हो सकते हैं, एलिजिबल हैं, आप टेस्ट देने के अहल हैं। इसी तरह अगर आप साइंस में मास्टर किया तो उसमें फर्स्ट डिवीज़न आपकी मस्ट है। तो फिलहाल ये बाद दफ़ा MPhil भी आ जाता है इसमें, ठीक है। बाद दफ़ा MPhil की डिग्री मांगते हैं और बाद दफ़ा मास्टर की डिग्री मांगते हैं। तो आज का लास्ट जो आया था कोर्स इसमें उन्होंने मास्टर की डिग्री मांगी थी। तो मास्टर में अगर आप आर्ट्स में आपने मास्टर किया तो सेकंड डिवीज़न और साइंस में फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एज से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं। जो PC कमीशनिंग है जो इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, इसमें बेटा जो रिक्वायरमेंट है एज की वो है
17 साल से 22 साल तक, यानी कि 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पीसी कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंटरमीडिएट के बाद आप अपीयर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएशन आती है वो टीसीसी में आती है। टीसीसी में एज जो है वो 21 साल तक है, यानी कि 17 से लेकर 21 साल तक, यानी कि 1 साल यहाँ पे लेस हो जाती है। इस तरह अगर पीएन कैडेट की बात करें तो वहाँ पे एज लिमिट जो है 16.5 साल से लेकर 21 साल है कि पीएन कैडेट के लिए जो पीसी कमीशन में अपीयर हो रहे हैं उनकी 16.5 साल कम से कम और मैक्सिमम 21 साल एज 21 ईयर्स तक। इसी तरह पीएफ में जीडीपी के लिए जो एज लिमिट है वो भी 17 से लेके 21 साल तक है। इस तरह मैं एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात करूं तो अपर और लोअर दोनों लेवल पे 3 महीने की रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर 22 साल 3 माह तक आपकी एज है तब भी आप अपीयर हो सकते हैं। इस तरह बैचलर्स यानी कि 2 इयर्स की अगर आपने वो की हुई है, बैचलर डिग्री ली हुई है और आप एसएससी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 17 ईयर्स से लेके 23 ईयर्स तक होती है। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने बैचलर 4 इयर्स का किया यानी कि ऑनर्स की है, उनकी एज लिमिट 17 ईयर्स से लेके 24 ईयर्स तक होती है। ये मैं लॉन्ग कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पीसी कमीशनिंग की बात कर रहा हूँ। इस तरह सोल्जर्स के लिए एज लिमिट जो है वो, उनकी एज लिमिट जो है वो 17 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक होती है। डायरेक्ट शार्ट्स कमीशन हो गया या एसपी एसएससी हो गया, यहाँ पे एज लिमिट जो है वो मुख्तलिफ है। ये आमतौर पे 21 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स तक होती है। एमबीबीएस के लिए ये 35 ईयर्स तक भी हो सकती है और नेवी में ये 40 ईयर्स तक भी जा सकती है। इसी तरह ग्रेजुएट कोर्स में अगर आप ग्रेजुएट कोर्स के लिए अपीयर हो रहे हैं तो फिर आपकी एज लिमिट 25 साल तक है। इसी तरह एक और एज लिमिट यानी कि एलसीसी यानी कि लेडी कैडेट कोर्स, तो इसमें जो एज लिमिट है इसमें अपर जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है, यानी कि 28 ईयर्स से ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकती। ये तमाम जो कंडीशंस हैं ये अखबारात में ऐड में दी होती हैं, तो आप गौर से उन एड्स को पढ़ा करें। स्पेशली जब भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये तमाम जो कंडीशंस हैं ये आप बड़े गौर से पढ़ लिया करें। अब स्टूडेंट्स फिज़िकल मेजरमेंट की तरफ आते हैं कि वो कौन सी फ़िज़िकल कंडीशंस हैं जो आपको आईएसएसबी के लिए चाहिए। सबसे पहले हाइट पे आते हैं। हाइट वेरी भी कर सकती है सीट्स के हिसाब से या जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, लेकिन आमतौर पे जो एक रिक्वायरमेंट है वो 5 फुट और 4 इंच होती है, कम से कम 5 फुट और 4 इंच, यानी कि 163 सेंटीमीटर्स, ये मेल्स के लिए हैं। इससे कम अगर आपकी हाइट है तो वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगी। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो वो 152 सेंटीमीटर्स होती है। जो जीडीपी ख़वातीन आती हैं उनकी हाइट इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, यानी कि 163 सेंटीमीटर ही ज़रूरी होती हैं उनके लिए जो जीडीपी के लिए ख़वातीन आती हैं। बाकी शोबों में रिलैक्सेशन है, यानी कि बाकी शोबों में ख़वातीन की जो यानी कि गर्ल्स की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम वेट की बात करें तो वेट में आ जाता है बीएमआई, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स की थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये क्या होती है। आप सब अपना अपना बीएमआई निकाल सकते हैं और उसके मुताबिक अपनी हाइट और अपना वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बीएमआई का फार्मूला है किलोग्राम डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, किलोग्राम डिवाइडेड मीटर स्क्वायर। सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको ये बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है जिसका वेट 55 केजी है और उसकी हाइट जो है वो 1.23 मीटर है या 1.6 मीटर है। तो यहाँ पे बीएमआई निकालने का जो फार्मूला है तो ऐसे होगा कि 55 डिवाइडेड बाई 1.6 होल स्क्वायर, और जो इसकी कैलकुलेशन है वो आपका बीएमआई होगा। उम्मीद है आपको बीएमआई की समझ आ गई होगी। अभी मैं बीएमआई की लिमिट्स आपको बताता हूँ कि वो किस एज के लिए और किस किस्म के कैंडिडेट्स के लिए क्या होता है। 17 ईयर से लेके 60 ईयर तक, यानी कि 17 साल से लेके 60 साल तक का जो बीएमआई है उसकी जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो 18.5 से लेके 24.5 है। यानी आप तमाम के तमाम जो 17 ईयर्स एंड अबव हैं उनका बीएमआई 18.5 से लेके 24.5 तक या इनके दरमियान तक होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। पीएमए में जब अप्लाई करते तो आपको एक टेस्ट जो है वो पास करना पड़ता है और आमतौर पे वो 1.6 किलोमीटर होता है, यानी कि 1.5 किलोमीटर होता है, जो कि 8.5 मिनट्स में तय करना होता है। ये कहने को तो 1.6 किलोमीटर है, लेकिन आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि ये 1.6 से ज़्यादा ही हो सकते हैं। बहरहाल 1.6 किलोमीटर और वो आपने 8.5 मिनट में पास करना होता है। इसी तरह 15 पुशअप्स हैं जो आपने 2 मिनट्स में पूरे करने होते हैं, 15 पुशअप्स 2 मिनट में। इसी तरह कुछ सिटअप्स भी हो सकती हैं, 15 सिटअप्स जो आपने 2 मिनट में करनी होती हैं, और ये सिटअप्स और पुशअप्स आपसे रनिंग के फ़ौरन बाद कराई जाएंगी। और इसके बाद 3 चिनअप्स हैं जो कि 2 मिनट में कराई जाती हैं।
चिनप्स के मामले में बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। तो बेटा मैं ये कहूँगा कि आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, स्पेशली चिनप्स में। ठीक है, रनिंग और चिनप्स की आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इंशाल्लाह ये टेस्ट आपका क्लियर होगा। आप अपने मसल्स को जो है ना मजबूत बनाएं, अपने मसल्स पावर को मजबूत बनाएं ताकि आप ये टेस्ट क्लियर कर जाएं। इस हवाले से आप चिन अप बार पे जाएं, अप जाएं और अपने आप को होल्ड रखें। कितनी देर तक आप होल्ड रख सकते हैं, फिर नीचे आएँ, फिर अप जाएं, ऊपर जाएं, होल्ड रखें अपने आप को देख, और इस तरीके से आप इंप्रूवमेंट की जानिब जा सकते हैं। और ये एक्सरसाइज बार बार करके देखें, इंशाल्लाह आपके मसल्स जो हैं वो बेहतर होंगे। क्योंकि होल्ड करना इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर वो आपको ऊपर होल्ड करवा देते हैं, ठीक है, तो फिर आप फ़ौरन नीचे आएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए होल्ड करने की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अपने आप को होल्ड करने की प्रैक्टिस करें। और जिनके मसल्स मजबूत नहीं है, उनके मसल्स एनर्जी बर्न हो जाती है, होल्ड नहीं कर पाते और वो तोरी की तरह लटक जाते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनके मसल्स बिल्कुल वीक हैं, वो 3 चिनअप्स भी नहीं कर पाता। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इस सिलसिले में PMA में जो फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती हैं या जो टेस्ट होते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स हैं, प्रिपरेशनल टिप्स मैं कहूँगा वो ये हैं कि एक तो ये कि वार्म अप करने के बाद रेगुलर एक्सरसाइज करें। जब आपने ये इरादा कर ही लिया है कि आप कमीशन के लिए जाना है आपने और ऑफिसर बनना है, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज की जानिब जाएँ, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें और इसके साथ साथ अपनी डाइट को भी बैलेंस रखें। लेकिन ये रेगुलर आपने करना है, ये नहीं कि आपने एक दिन एक्सरसाइज की, 2 दिन छुट्टी, फिर वक्फा, फिर की, ऐसा नहीं करना, बल्कि रेगुलर आपने एक्सरसाइज करनी है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बताऊँ कि बाद स्टूडेंट्स जोश में आके ओवर एक्सरसाइज कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, बल्कि एक टाइम टेबल आप रखें, ठीक है, एक टाइम रखें, उस टाइम पे आपने रेगुलर एक्सरसाइज डेली बेस पे करनी है। और स्टेमिना जो है आपका ग्रेजुअली अप होना चाहिए। स्टेमिना आप बिल्ड करें, स्टेमिना अपना मेंटेन रखें और इम्प्रूवमेंट की जानिब जाएं। और स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो लगातार मेहनत है, ग्रेजुअल जो है एक्सरसाइज वो मांगता है। ये रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर, इसमें 2 टिप्स जो है वो आपको बहुत हेल्प देंगी एक अच्छा मोमेंटम मेंटेन करने के लिए। एक तो ये कि जब आप रनिंग स्टार्ट करें तो शुरू में आप स्प्रिंट ना लगाएं, बल्कि एक अच्छे पेस के साथ शुरू करें और फिर ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करते चले जाएं, क्योंकि शुरू में तेज़ दौड़ने से आप बहुत जल्दी ओवर फटीग हो सकते हैं। और दूसरी बात यह कि आप अपने आप को थोड़ा सा बेंड करके रनिंग करें, थोड़ा सा आगे की जानब झुका के रनिंग करें, ठीक है। बेंड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बॉडी मोमेंटम है वो आपको खुद एक फोर्स देगा और आपके एक्सर्शन को कम करेगा, आपकी एफर्ट कम लगेगी। इसके अलावा हमारा जो इनहेल और एक्सेल प्रोसेस है, यानी कि सांस लेने का जो प्रोसेस है, रनिंग के दौरान इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसमें आपने करना यह कि रनिंग के दौरान अपने माउथ को बंद रखें और सांस जो है अपने नथों से यानी कि अपने नाक से लें, क्योंकि माउथ का जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा अंदर जाना और बाहर निकलना ये आपको बहुत जल्दी थका देती है। और इस एक्सर्शन का नुकसान ये है कि ये आपके मसल्स की जो एनर्जी है इसको बहुत जल्द हीटअप कर देती है और रिजल्ट ये होता है कि आपके मसल्स जो हैं वीक हो जाते हैं और मसल्स प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। आप नाक से जब सांस लेंगे रनिंग के दौरान तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह चॉकलेट का एक छोटा सा पीस जो है वो भी मुंह में रख के आप मतलब एनर्जी के लिए बेहतर है मुंह में रख के आप रनिंग करें। ये अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करने का सोर्स है, यानी कि जब भी आप इस तरह की एक्सर्शन करते हैं तो उससे पहले एनर्जी सोर्स यानी कि चॉकलेट जो है वो खा लें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। लास्ट में जितनी भी मैंने ये टिप्स दी ये आपको बहुत मामूली नज़र आती होंगी, लेकिन ये बहुत अहम है, इन पे गौर कीजिए, इस पर अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, रमज़ान शरीफ का महीना है, अपनी दुआ में याद रखिए। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इस नंबर पे 034459695150 पे व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना नाम शहर का नाम लिख के, उनको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना लूँगा। और इसके अलावा अगर आप नोट्स मंगवाना चाहते हैं इनिशियल टेस्ट के और ISSB के हवाले से, तीनों फोर्सेस के हवाले से, तो इस नंबर पे 0323916191 पे कॉल करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आखिर में मिल के एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।